Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Top 30 Classes। दोस्तों आज है 27 दिसंबर। आज हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम आज उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि यूपी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मेरा है कि गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसकी सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र भी प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हमें समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, पहले हम ये समझेंगे। हम ये समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल करें। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, पहले हम उसको समझेंगे। हम देखते हैं कि इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को तो पता होना चाहिए कि गॉस का नियम क्या है। ओके फ्रेंड्स, अब इस गॉस के नियम को जानने के बाद हमें विद्युत क्षेत्र की भी जानकारी होना जरूरी है। जब ये मालूम चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बातें करेंगे। तो चलते हैं, इन सभी चीज़ों को बारी बारी करके हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और ये चीज़ें कैसे हम लोग प्राप्त करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, हम लोग इन सभी चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तो पहले पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या है। उसके बाद इसी विद्युत क्षेत्र से हम लोग विद्युत के क्षेत्र की तीव्रता भी फाइंड कर लेंगे। फिर इस विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जब विद्युत बल रेखाओं की जानकारी हम लोग के पास हो जाती है तो हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में पता करते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाए। जब विद्युत फ्लक्स मालूम चल जाता है तो यहीं से रिलेट करता है हम लोग का गॉस का नियम। जब गॉस का नियम हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, धारिता क्या होती है और धारिता किसे कहते हैं। जब धारिता की जानकारी हो जाएगी तो फिर हम लोग पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको कैसे डिस्कस करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। ओके, तो चलिए चलते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले फर्स्ट विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको कैसे डिस्कस किया जाए। तो फ्रेंड्स विद्युत क्षेत्र जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स विद्युत क्षेत्र क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज को जानना पड़ेगा। आई होप हम समझ सकते हैं कि आप लोग को चार्ज की जानकारी होगी कि आवेश क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कोई भी अगर आवेश होता है, और मान लीजिए कि कोई आवेश है, कोई चार्ज है क्यों, तो इस चार्ज के चारों तरफ इसका एक रीजन होता है, इसका एक क्षेत्र होता है। ठीक है, ये चार्ज है तो इसके अराउंड उसके चारों तरफ क्या होगा, उसका एक रीजन होगा, एक एरिया होगा, उसका एक क्षेत्र होगा। ओके फ्रेंड, तो इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू नॉट जिसको बोल देते हैं। अगर ये कोई दूसरा चार्ज अगर यहाँ है और ये एक चार्ज है क्यू और ये है हमारा क्यू नॉट है, तो इस क्यू के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा जिसमें अगर ये दूसरा चार्ज अगर जाएगा, अगर ये दूसरा चार्ज अगर इसके एरिया पर जाएगा या फिर एरिया के अंदर जाएगा कहीं पर भी, तो इस चार्ज के ऊपर एक बल आरोपित होता है। चाहे वो बल आकर्षण का हो सकता है या तो रिपल्सन का, यानी कि प्रतिकर्षण का। वो डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्ज की प्रकृति कैसी है। अगर ये दोनों चार्ज
एक समान प्रकृति के हैं तो इन दोनों चार्जों के बीच हम लोग का क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर इन दोनों चार्जों की प्रकृति विपरीत है, सपोज दैट कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो इनके बीच क्या होता है, आकर्षण का बल लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी आवेश के चारों ओर क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्या करता है, अनुभव करता है। तो फ्रेंड हम इसको लिख भी देते हैं जिससे कि आप लोग नोट भी कर सकते हैं एग्जाम के दृष्टि से लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स हम इसके डेफिनेशन को लिख देते हैं, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे वैद्युत क्षेत्र की जानकारी। तो ये बातें क्लियर हुआ। तो फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ एक एरिया ऐसा होगा, एक क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इसी बल को ये क्षेत्र, ये वाला जो आवेश है अनुभव करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये वाला आवेश अगर यहाँ है तो इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का बल नहीं है, लेकिन अगर यही आवेश यहाँ होगा तब भी कोई बल नहीं। जैसे ही ये आवेश इसके बाउंड्री लाइन पर जाएगा तो इसके ऊपर एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा और ये आवेश एक बल का अनुभव करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये वाला आवेश इस आवेश के पास जाता है, इस बल की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि दूरी ही कम होता है जैसे जैसे आवेश के बीच की, वैसे वैसे ये इसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो बढ़ते जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग तो ये जान लिए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। ओके फ्रेंड, तो हम बात करते हैं किसकी, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लाइन। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम समझते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो पहले चीज़ तो हम लोग को ये पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और वैद्युत क्षेत्र को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या एक्चुअल में। वैद्युत क्षेत्र पता चल गया, तब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई एक काल्पनिक निस्वक्र रेखाएं होती है। ओके फ्रेंड, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अगर मान लीजिए कि कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ इसका क्षेत्र होगा ही होगा। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर ही लिया कि इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका एक क्षेत्र होगा, एक एरिया होगा।
जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र इस आवेश का। तो इस आवेश से जो रेखाएं निकलती है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो रेखाएं होती हैं वो इस बिंदु से बाहर की तरफ निकलती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेंगी। इस तरीके से ये सभी बल रेखाएं क्या होती हैं, इस आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक्चुअल में इसका डिफिनेशन क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक ये जो रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं सर, ओके फ्रेंड्स, ये दिखाई नहीं देती है, इसको केवल महसूस किया जाता है। तो इसलिए इसका जो डिफिनेशन होता है वो लिखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक निस्वक्र होती है, निस्वक्र होती है। ओके फ्रेंड्स, जो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ओके फ्रेंड्स, तो ये वही विद्युत बल रेखाओं की थोड़ी सी जानकारी, ओवरव्यू, ठीक है। तो अब ये मालूम चल गया कि अगर कोई भी आवेश है तो उसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ये तो मालूम चल गया कि अगर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बातें करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई अगर आवेश है तो उसके चारों तरफ तो एक विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा। अगर उसके विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश अगर इंटर करता है तो उस दूसरे आवेश पे क्या लगता है, एक बल लगता है। तो उस दूसरे आवेश पर जो लगने वाला बल है एक्चुअल में वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही बता रहा है। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर ये वाला आवेश अगर इसके क्षेत्र के अंदर जाता है तो जैसे जैसे करीब जाता है इसके ऊपर लगने वाला बल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे पास जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस आवेश के ऊपर इसके कारण लगने वाले बल की तीव्रता बढ़ रही है, समझे। इसके ऊपर ये जो इसके कारण लगने वाले बल की क्या होगी, तीव्रता बढ़ेगी। जैसे से ये आवेश इसके करीब जाएगा, इसके हिस्से से करीब जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला बल की क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, अर्थात बल की तीव्रता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम बल की तीव्रता को डिफाइन करते हैं कि तो इसमें हम लिखते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश, किस पे, एकांक परीक्षण आवेश जिसको हम लोग क्यू नॉट बोलते हैं, ये टेस्ट चार्ज होता है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल
उस वैद्युत क्षेत्र की उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, उस वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और यह एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बट्टे के क्यू नॉट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बट्टे के क्यू नॉट होता है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो फ्रेंड्स ये जो एफ है बल, ये बल कूलाम्बिक बल है, जिसको आप लोगों ने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था कूलाम के नियम में। ठीक है, यदि हम कूलाम्बिक बल को उसकी वैल्यू रख देते हैं तो क्या बनता है इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि एफ बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बट्टे के आर स्क्वायर। ये क्यू और ये क्यू नॉट ये है कौन? तो फ्रेंड ये जो क्यू है और ये क्यू नॉट है, और ये इनके बीच की क्या है दूरी, आर क्या है इनके बीच की दूरी को हम डिस्कस किए। जो आर है इन आवेशों के बीच की क्या है दूरी है, और ये क्यू है और ये क्यू नॉट है। हम इनके बीच लगने वाले बल की बातें कर रहे हैं। अगर ये वाला आवेश इसके क्षेत्र में जाता है तभी तो बल लगेगा, तो किसी न किसी दूरी पर होगा, तो उस दूरी को हम यहाँ पर आर इंडिकेट किया। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यही है हमारा कूलाम्बिक फोर्स। एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आपको जानने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये 1/4πε0 को हम लोग के भी लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होता है। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये बातें तो मालूम चल गया कि हम लोग का वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसको निकालेंगे कैसे। ओके फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। अब हम लोग का अगला पॉइंट क्या आता है, तो हम लोग का अगला पॉइंट आता है, हम लोग वैद्युत क्षेत्र को पढ़ लिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है मालूम चल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। ठीक, तो चलिए चलते हैं वैद्युत फ्लक्स की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम बाद डिस्कस करते हैं, पहले पूरी जानकारी हो जाए हम लोग के पास। तो अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक फ्रेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स हम लोग को अब डिस्कस करना है। तो फ्रेंड देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। एक्चुअल में वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही बताता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश अगर Q है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ इसकी एरिया होगी, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होंगी, जाहिर सी बात है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलते हुए प्रतीत होंगी। ठीक है, ये बाहर तरफ इस तरीके से निकलते हुए क्या होगी, अपीयर हम लोग को होंगे कि विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं इस तरीके से, एंड सो ऑन, जैसे भी निकलती हुई बाहर इस तरीके से निकलेगी।
इससे भी विद्युत बल रेखाएं हम लोग को बाहर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब ये बाहर की तरफ निकलेंगी, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये अंदर की तरफ जाती हुई हमें प्रतीत होती है, क्योंकि ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, तो इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, ये रियल में हम लोग को दिखेंगे नहीं। ओके, तो इस तरीके से ये बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। तो अगर हम कह दें कि इसके विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई एक एरिया ले लें, कोई एक बंद पृष्ठ ले लें, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया, इस तरीके का कोई एक पृष्ठ हमने एक पृष्ठ एज्यूम कर लिया, ये मेरा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। चलिए, तो फ्रेंड्स इस क्षेत्रफल से बंद पृष्ठ जो है, इस बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं ये सभी पास हो रही हैं, जितनी बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ से निकल रही हैं, इन्हीं बल रेखाओं की जो संख्या होती है, जितने इसमें से निकल रही है, जो बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास हो रही हैं, इस बंद पृष्ठ से, ठीक है, बाहर से नहीं, इस बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं पास होंगी, उन सभी बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम विद्युत फ्लक्स के बारे में अगर इसका डिफिनेशन दें, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन, तो जैसा कि हम अभी आपको समझाएं कि अगर कोई विद्युत आवेश है तो उसका एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में उसकी बल रेखाएं होंगी। अगर इसके क्षेत्र में कोई अगर हम बंद पृष्ठ ले लेते हैं, तो इस पृष्ठ से बहुत सारे बल रेखाएं, जिसको कहते हैं विद्युत बल रेखाएं, वो पास होंगी। तो जितनी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास होती हैं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, किससे, बंद पृष्ठ, मैंने बताया ना, बंद पृष्ठ से स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप मतलब कितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें से निकल रही हैं उसकी गणना करना। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फ्रेंड्स, विद्युत फ्लक्स को इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई जो होता है वो फ्लक्स को डिनोट करता है, अगर यहाँ ई लग गया तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ऐसे हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, तो उसका वहाँ पर हम लोग ई की जगह बी यूज करते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे फाई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये एक अदिश राशि होता है। यह क्या होता है, यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब हम इनके वैल्यू को निकालते हैं, कि हम देखेंगे कैसे हम विद्युत फ्लक्स को निकाल पाते हैं, इनकी वैल्यू कितनी आती है, इसको कैसे हम लोग मेजर करें। तो चलते हैं हम इनकी वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए। तो हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की गणना। ठीक, विद्युत फ्लक्स की गणना। ठीक, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके फ्रेंड, हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग मापते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मापने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ लेंगे। ठीक है, और उस बंद पृष्ठ से क्या करेंगे, विद्युत बल रेखाओं को पास करेंगे। चलिए,
हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास बंद पृष्ठ है और जिसकी एरिया, टोटल एरिया ए है। हम बोलते हैं इसकी टोटल एरिया क्या है, ए है। और ये जो पृष्ठ है हमारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो जब ये पृष्ठ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो जाहिर सी बात है इसमें से बहुत सारे बल रेखाएं पास होंगी, ऑब्वियसली पास होंगी। तो मान लेते हैं कि इसमें से बहुत सारे बल रेखाएं इस तरीके से पास हो रही हैं। ये बल रेखाएं इस तरीके से पास हो रही हैं हमारे इस पृष्ठ से। ठीक है फ्रेंड्स, हमें मान के चलते हैं कि यहाँ से हमारे ये बहुत सारे बल रेखाएं इस तरीके से पास हो रही हैं। तो हमें ये पता करना कि कितनी बल रेखाएं इसमें से पास हो रही है, वही तो हमारे विद्युत फ्लक्स की गणना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग करते क्या है कि इस पूरे एरिया में एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, जिसको हम लोग डी ए नाम दे देते हैं। इस एरिया क्या है, डी ए, बहुत छोटा सा एक स्मॉल एरिया है। ठीक है, और इस स्मॉल एरिया से एक फील्ड, कुछ फील्ड लाइन तो गुजरेंगे ही। इस स्मॉल एरिया से बल रेखाएं पास होंगी ना कुछ। तो हम उस छोटे से एरिया से जितनी बल रेखाएं पास हो रही उनको हम लोग डिटेक्ट कर लें, यानी कि प्राप्त कर लें। और प्राप्त करने के बाद जो वैल्यू आता है उसका हम लोग क्या कर दें, ओवर एरिया का क्या कर दें, समाकलन कर दें। यानी कि इस छोटे से एरिया निकालने के बाद इस पूरे एरिया के लिए हम लोग क्या कर दें, उसका समाकलन कर देते हैं। तो हमें क्या होता है, इस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी बल रेखाएं निकलते हैं वो सबका मालूम चल जाता है कि कितनी निकल रही हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग निकालते हैं कैसे निकलता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता होगा कि अगर कोई एरिया होता है तो उस एरिया के साथ उसका वेक्टर भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। और जो वो एरिया वेक्टर होता है उस एरिया के परपेंडिकुलर लंबवत होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये एरिया है तो छोटा सा एरिया है तो इसका एक एरिया वेक्टर भी होगा, जो इस पृष्ठ से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, सीधा इस तरीके से। तो हमारा तो ये एरिया वेक्टर हमारा डी ए इधर है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। इस दिशा में हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र ई है। ओके फ्रेंड, इस दिशा हमारा क्या है, ये विद्युत क्षेत्र ई हमारा यहाँ है। तो इस एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हम यहाँ से फाई के बारे में बात करते हैं। जो फाई कहा जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफरेंस हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई की वैल्यू, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से जो फाई ई होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस एरिया से जो फाई ई का मान होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन में पूरे एरिया से बंद का इंटीग्रेशन करते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल एरिया ए वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के सदिश गुणन का समाकलन होता है। सॉरी, अदिश गुणन का समाकलन, डॉट प्रोडक्ट है ना फ्रेंड। तो अदिश गुणन क्या होता है, समाकलन होता है। तो हम लोग अपने फ्लक्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर के अदिश गुणन का क्या होता है, समाकलन होता है। तो समाकलन आई होप आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, समाकलन में हम लोग समाकलन उसका करते हैं जो वेरिएबल होता है, जो बदलता रहता है, और जो कांस्टेंट होता है उसका हम लोग समाकलन नहीं करते। जैसे में यहाँ पे क्या नहीं बदल रहा है, यहाँ पर हम लोग का विद्युत क्षेत्र नहीं बदल रहा है, जो इंटेंसिटी यहाँ होगा वही इंटेंसिटी वहाँ यहाँ होगा। यानी कि हर इस पूरे ओवरऑल एरिया में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो एक समान है। यानी कि ये हमारा बदल नहीं रहा, हमारा ये ई नहीं बदल रहा, मतलब विद्युत क्षेत्र हमारा नहीं बदल रहा है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो बदलेगा क्या, हमारा एरिया बदलेगा। अभी इतना छोटा सा एरिया है, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, मतलब कि हमारा एरिया बदल रहा है। तो एरिया हमारा वेरिएबल का लगा और ये हमारा कांस्टेंट का लगा। तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, जो वेरिएबल होता है उसका हम लोग समाकलन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग करते हैं समाकलन। तो आई होप आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चूँकि आप जानते होंगे कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। चूँकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। जो ये थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग का वेक्टर ई है इंटू वेक्टर डी ए है। तो इनका क्या हो जाएगा, ई डी ए
कॉस थीटा हो जाएगा, और इस वैल्यू को ले जाकर हम वहाँ पर पुटअप कर दें तो मुझे फाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि फाई ई का मान हम लोग को मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल ए ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट का मतलब अच्छा, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जब इनको बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ मिलेगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा समाकलन ऑफ ओवर ए डी ए। अब फ्रेंड ये बताइए कि अगर छोटे से एरिया का समाकलन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा एरिया आ जाएगा, और पूरा एरिया किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अब इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मुझे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो मुझे फाई ई का मान मिलेगा ई कॉस थीटा इंटू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, यही हम लोग का क्या है, फ्लक्स निकालने का फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी कितनी बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से पास हुई हैं। ओके, और ये जो एंगल होता है आपको पता है एंगल कहाँ का है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग विद्युत फ्लक्स की गणना करिए कैसे हम लोग इसको निकालें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर हम केस कुछ देखें, चलिए अच्छा हम इसमें केस की कुछ कहानी कर लेते हैं। जैसे हम पहला केस की बात करते हैं, ठीक, इसमें हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट हम लोग का है, केस फर्स्ट, यदि थीटा का मान 0, अगर थीटा का मान अगर 0 रख देते हैं इसका मतलब कि एरिया वेक्टर और चुंबक एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, समपाती अर्थात समांतर भी होंगे। इनके दोनों के बीच का एंगल अगर 0 हो जाए, मतलब कि जिधर हमारा एरिया वेक्टर है और उधर ही हमारा क्या है, चुंबक वो विद्युत क्षेत्र भी उधर ही है, तो इस तरीके से इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा तो हम इसको ले जाकर यहाँ रख दें अपने फ्लक्स वाले में, तो मुझे फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को फाई ई का मान मिल जाएगा ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान तो 1 होता है, आपको पता ही है। तो कॉस 0 का मान अगर हम यहाँ 1 रख दें तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। ठीक, अब हमारा केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमारा है कि हम कहते हैं कि यदि एंगल थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री होने का मतलब कि हमारा जो वैद्युत बल रेखाएं हैं और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण 90 हो जाए। जब 90 होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में हमारा फाई क्या होगा, उस केस में फाई की वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब इसकी वैल्यू 0 तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो कोई भी बल रेखाएं उस एरिया से पास नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से मेरा विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है ई, और अगर कोई एरिया इसके समांतर रखा गया, इस विद्युत क्षेत्र के समांतर इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से कोई एरिया है इसमें, तो क्या इस एरिया से कोई बल रेखाएं पास होगा, नहीं ना। तो इस एरिया से कोई बल रेखाएं पास नहीं होगा, जबकि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर होगा। इस तरीके से एरिया वेक्टर ऊपर होगा और विद्युत क्षेत्र वेक्टर इधर होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और जब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग फ्लक्स को कंप्लीट किए। अब इसके बाद जब हम लोग फ्लक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या हम लोग का रह जाता है, अगला पढ़ना। अब हम लोग को रह जाता है
हम लोग आते हैं फ्लक्स के बाद गॉस के नियम को पढ़ते हैं। अब ये गॉस का नियम क्या है, जब इसको डिस्कस कर लेंगे तब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर एक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम अपने उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो वो क्वेश्चन एकदम बेजोड़ तरीके से समझ में आ जाएगा और उसको हम एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग गॉस के नियम की तरफ। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं गॉस के नियम को समझते हैं कि गॉस का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स गॉस के नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। हम उसको थोड़ा बहुत नोट आउट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। यदि मान लीजिए कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब विद्युत फ्लक्स ई का मान हमारा क्या होता है, धनात्मक माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए इधर, यानी कि अगर विद्युत फ्लक्स हमारा पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो बाहर निकलने का मतलब यहाँ पर जो आवेश लिया गया है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो भैया पृष्ठ से हमारी बल रेखाएं बाहर निकलेंगे। जब पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकलेंगे तो इस प्रकार के बल रेखाओं को हम लोग धनात्मक बल रेखा कहते हैं, अर्थात ये जो फ्लक्स मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा और इसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये पृष्ठ के अंदर प्रवेश करे यानी कि ये इसके अंदर प्रवेश अगर करता है तो अंदर प्रवेश करने का मतलब कि ये जो आवेश वो क्या है, निगेटिव है। जब ये आवेश निगेटिव होगा तो हमारा ये जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव फ्लक्स कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बातें समझ में आ गई, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गॉस का नियम। ठीक, किसका, गॉस का नियम। गॉस का नियम। ठीक, कि गॉस का नियम क्या है, गॉस लॉ। देखिए फ्रेंड्स, गॉस कहता क्या है, गॉस कहता है कि अगर कोई पृष्ठ है, मान लीजिए गॉस का नियम कहता है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई आवेश है, मान लेते धनात्मक आवेश है और इस धनात्मक आवेश के चारों तरफ हम एक पृष्ठ ले लें, एक हम बंद पृष्ठ का इमेजिनेशन कर लें और जिसको हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक, ये कोई धनात्मक आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ हम एक इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, आवेश के चारों तरफ ये जो काल्पनिक पृष्ठ है जो हमने लिया है, इस पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस गॉसियन पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी, जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी ओवरऑल, जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी इस गॉसियन पृष्ठ से, उनकी वैल्यू, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला बल रेखा ही तो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका मतलब ये जो बंद पृष्ठ है हमारा, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ बोले हैं, इस गॉसियन पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं तो इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी तो वही तो फ्लक्स कहलाएगा। तो गॉस ने बता दिया कि अगर किसी आवेश है, अगर कोई आवेश है, अगर उसके आवेश के चारों तरफ अगर कोई गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है तो उस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाली जो फ्लक्स की संख्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, फ्लक्स रेखाओं की संख्या का मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसको हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं। तो जो फ्लक्स की वैल्यू होता है वो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो ये बाउंडेड आवेश है, ये बंद आवेश है, इसका 1/ε0 गुना होता है। मतलब समझिए, उन्होंने बताया कि अगर कोई आवेश है उसके चारों तरफ अगर कोई एक हम काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, अगर उसके चारों तरफ अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं तो इसका मतलब कि जो आवेश इस पृष्ठ के अंदर बंद है। तो उसने बताया कि अगर हम ये पृष्ठ ले लेते हैं तो इस पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं की संख्या अर्थात तो कुल फ्लक्स का मान क्या होता है, इस बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
सो सिंपल तरीके से उन्होंने ये चीज़ें बता दिया और ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग को बता दिया जो ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, आइए हम लोग इसके स्टेटमेंट से समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट कहता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके स्टेटमेंट में चलते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है कि तो कहता कि गॉस, ये जो गॉस प्रमेय है ना, जिसको हम लोग गॉस का नियम कह रहे हैं, गॉस प्रमेय स्थिर विद्युतीय, स्थिर विद्युतीय, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्थिर विद्युतीय, स्थिर विद्युतीय में किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ, सॉरी बद्ध पृष्ठ, हमने क्या लिया यहाँ पर? बद्ध पृष्ठ लिया है ना। तो किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ लेंगे हम लोग, ठीक, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसको हम लोग क्या बोले थे? गॉसियन पृष्ठ बोले थे ना, ठीक है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके फ्रेंड, जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी कि बंद पृष्ठ, ठीक है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मतलब वैद्युत बाह्य रेखाओं की संख्या। ओके फ्रेंड्स, वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब क्लोज्ड, ठीक है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये जो गॉस का नियम है, ये गॉस का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी काल्पनिक पृष्ठ, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स और इस आवेश के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको बताता है, ठीक है। और इसके अनुसार हम लोग लिखते क्या है, तो देख लीजिए गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, इसका नियम कहता क्या है, ठीक है। गॉस के नियम के अनुसार समझिए क्या बोलता है, तो हम इसको लिख देते हैं, हम इसको यहाँ से लिखते हैं फ्लक्स, ठीक है, हम इसको यहाँ से लिखते हैं, समझिए बात को, ठीक। चलिए, तो गॉस का नियम हम समझ लेते हैं कि क्या था क्या है हम लोग से। तो गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं? फाई ए से। कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध
उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बंद कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है, क्यू है। ठीक है फ्रेंड, कुल आवेश हम लोग कितना है, क्यू है। ठीक है, कुल आवेश का, ठीक, कुल आवेश क्यू, कुल आवेश का क्या है, 1/ε0, 1 क्या, 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। मतलब कि जो हम लोग की जो फ्लक्स है, ये इसकी जो वैल्यू होता है वो इसके अंदर जितने आवेश, उस आवेश का 1/ε0 गुना इस फ्लक्स का मान होता है। और इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टे ε0। क्यू इंटरनल यानी कि जो इस क्लोज सरफेस के अंदर पैक्ड है उस क्यू की बात करेंगे। ठीक है, यही हम लोग का गॉस का नियम है फ्रेंड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग गॉस के नियम को हम लोग समझ पाए। अब इसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या रह गया समझने के लिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग क्या क्या समझना है। अब इसके बाद हम लोग करा गया धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को समझना। तो सबसे पहले हम लोग धारिता को समझते हैं कि धारिता क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम धारिता को अब समझते हैं। तो आइए धारिता पर चलते हैं, जिसको कैपेसिटी कहते हैं। धारिता, ठीक, कैपेसिटी, ठीक, इस तरीके से हम धारिता को कवर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो धारिता होता है वो किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जो आवेश को क्या करता है, स्टोर करता है। अगर कोई वस्तु आवेश की मात्रा अधिक से अधिक अगर स्टोर कर रही है, संचित कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी धारिता अधिक है। अगर कोई वस्तु कम से कम आवेश को स्टोर कर रही है तो इसका मतलब उसकी धारिता क्या है, कम है। तो इस तरीके से हमें यह पता चलता है कि धारिता किसी भी वस्तु के आवेश को स्टोर यानी कि आवेश को कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करने क्या होता है, एक गुण होता है। आवेश संचित करने क्या होता है, गुण होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका डिफिनेशन वही है, किसी भी वस्तु द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता, ठीक, कैपेसिटी। किसी वस्तु द्वारा आवेश संग्रह, संग्रह का मतलब संचित करना, इकट्ठा करना, आवेश संग्रह करने की क्षमता, आवेश संग्रह करने की क्षमता, आवेश संग्रह करने की क्षमता उस वस्तु की धारिता कहलाती है। उस वस्तु की धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग अपने धारिता को कवर कर पाए। धारिता क्या होता है ये बातें पता चल गया। ठीक, तो चलते हैं हम धारिता की तरफ बात करते हैं और अच्छे से। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अथवा करके हम एक और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जिसको और इजीली लिखा जा सकता है। हम इसको लिख सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश, उस चालक की वैद्युत आवेश संग्रह करने की क्षमता, संग्रह करने की
क्षमता, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी धारिता क्या होती है, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश संग्रह करने की क्षमता होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया उसी चीज़ को, इसको थोड़ा सा इजी वे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों डेफिनेशन सेम ही है, ठीक। तो किसी भी चालक को आवेश अगर दिया जाता है तो उस चालक का विभव क्या होता है, उसी अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो उसी आवेश के अनुपात में क्या होता है, उस चालक का विभव बढ़ता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चालक का जो विभव है वो आवेश से क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम उसको लिख देते हैं, समझिए बात को, ठीक है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव, तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जिससे से हम लोग आवेश को बढ़ाएंगे विभव बढ़ेगा, आवेश को कम करेंगे विभव कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विभव है वो आवेश के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यानी कि उसका विभव क्या होता है, आवेश के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है। आवेश के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात वैद्युत विभव जो है वो आवेश के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि वैद्युत आवेश का क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक। इस तरीके से बात मालूम चल गया कि जो वैद्युत विभव होता है वो वैद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती है, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली, यानी कि जो विभव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यू के, यानी क्यू बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। अब हम यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो सी है, सी इंटू बी, और इसी सी को हम लोग चालक की क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग उस चालक की, जिसमें हम लोग इस आवेश को बढ़ा रहे हैं और आवेश के बढ़ने से उस चालक की विभव बढ़ जा रहे हैं, तो उस चालक का ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है, धारिता कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, यहाँ सी की वैल्यू मिल जाती है क्यू बट्टे के भी, और हम यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ सी एक नियतांक है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग धारिता को कवर कर पाए, ठीक। तो यही धारिता हमारे समांतर प्लेट में काम आएगी, ठीक फ्रेंड। समांतर प्लेट की धारिता हो तब भी यही फार्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा, अगर गोली चालक की धारिता हो तब भी इसी फार्मूले का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमें धारिता को हम लोग कवर कर पाए हैं, ठीक। तो अब ओवरऑल हम लोग के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जब हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आई होगी,
ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लगातार यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन के अपडेट मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके और वो भी यूपी बोर्ड में थोड़े अच्छे नंबर को ला सके। ठीक, आई होप, हमें पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, तो मैं उन्हीं बच्चों के हेल्प के लिए ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, जिससे कि मैं उन सभी छूटे हुए बच्चों को पूरे वीडियो दे सकूँ, जिससे कि वो अपने बोर्ड में अच्छा मार्क ला सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। बाकी क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।